मैं 60 साल का था जब 14 साल की लड़की ने दौलत देखकर मुझसे शादी कर ली। वह रोज मुझे दूध का गिलास देकर कहती, इससे जवानी वापस आती है, लेकिन दूध पीते ही मैं गहरी नींद में सो जाता और सुबह मुझे उठते भी नहीं जाता। एक रात दूध ना पिया और मैं लेट गया, लेकिन आधी रात को मेरे होश उड़ गए जब मेरी जवान बीबी ने मुझे, मेरे गांव का मुखिया था और मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कभी कभी दल इंसान को वह खुशी नहीं दे सकता जिसकी वजह से वह तमन्ना रखता है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सुकून और खुशी से मरहूम था। कुछ लोग खुशी का ताल्लुक पैसे और दौलत से जोड़ते हैं, लेकिन मैं इस बात का गवाह था कि खुशी का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं 60 साल का हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई हमसफर की कमी थी। किसी शख्स की जिंदगी में साथ होना एक बहुत बड़ी रहमत होती है और मैं उस रहमत से मशरूम था। और फिर मेरी जिंदगी में आई और वह कमी भी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वह बयां करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रजिया की मोहब्बत ने मुझे इस कदर दीवाना कर दिया कि मैं सारी दुनिया भूल गया था और उसकी एक झलक के लिए बेताब हो गया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी, मैं खुद ही अपनी बर्बादी को दावत दे रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा जमींदार था। मेरा नाम राजीव है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी माँ मुझे बेहद ही मोहब्बत करती थी। मेरी माँ हर वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। बचपन से लेकर जवानी तक मेरी माँ ने मुझे कभी कुछ खुद से दूर ना होने दिया। अपनी माँ की इसी मोहब्बत की वजह से मैं पढ़ाई से भी मरहूम हो गया था, क्योंकि वह मुझे स्कूल तक ना भेजती थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि मैं कैसी औरत की तरह हर वक्त हवेली में बंद रहता हूँ, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी अम्मा मुझे हवेली से ज्यादा देर बाहर ना जाने देती। जब मैं शादी की उम्र पर पहुंचा तो मेरी माँ ने मुझे शादी ना करने दी, क्योंकि उसे लगता था कि मैं वहां छोड़कर बीवी का गुलाम हो जाऊंगा। अपने और मेरे दरमियान किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त करने की रफ्तार ही नहीं है। जैसे जैसे मेरी जवानी की रुचि पर पहुंच रही थी, मेरे अंदर जज्बात जन्म लेते गए थे। मैं एक मर्द था और मेरे कुछ निजी तगाज थे। मेरा दिल चाहता कि मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा साथी शरीफ हो जो कि मेरे बंजर दिल पर बारिश की तरह बरस पड़े। कोई ऐसा जिसमें मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं। लेकिन मेरी माँ ने जिंदगी भर कभी किसी को मेरे करीब नहीं आने दिया। मैं अपने जज्बात को अपनी माँ पर कुर्बान करता रहा और अपने अंदर उठने वाले तमाम ख्वाहिशों का गला घोटता रहा। रात भर के करवट बदलता रहा और सारे दिन मेरे अंदर बेकानी कायम रही। गांव में मौजूद मेरे सभी दोस्त और खानदान के लड़कों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी को किसी उम्मीद नहीं थी। जब भी मेरी शादी का जिक्र निकलता, माँ चेहरे का रंग बदल जाता और वह फौरन ही बात का रुख पलट देती। वह इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। गांव के लोग भी अम्मा से मिलने आते तो अम्मा से कहते कि इकलौते बेटे की शादी नहीं करोगी तो तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, लेकिन अम्मा किसी की बात पर ध्यान न देती। दरअसल मैं अम्मी की शादी के 11 साल बाद पैदा हुआ था और अम्मी ने मेरे लिए बहुत ही मुरादें मांगी थी। और अम्मा यही सोचकर ही बेहाल हो जाती हैं कि मेरी जिंदगी में अगर कोई औरत शामिल हो गई तो मैं अम्मा को वक्त नहीं दूंगा, जबकि अम्मा की जिंदगी का सारा दारोमदार मुझ पर ही था। मेरी पैदाइश के बाद तो वह पापा को भी वक्त नहीं देती थी, बल्कि सारा वक्त मेरे ही साथ गुजारती थी। मुझे भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने अपने अरमानों को मिट्टी में दबा दिया और अपनी माँ की दिलो जान से खिदमत करने लगा। जब मैं 38 साल के करीब पहुंचा तो मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी पूरी तरह वीरान हो गई। अम्मा के अलावा मैं ना किसी से बात करता था और ना ही मेरी जिंदगी में कोई सहारा था। पापा के इंतकाल को भी 5 वर्ष हो चुके थे। मैं अपनी जिंदगी को किसी की बोझ की तरह घसीट रहा था। पापा ने जो जमीन और जायदाद छोड़ी थी उनकी देखभाल मैं ही अपना वक्त गुजार रहा था। पापा की जमीनों की खरीद फारूका के सिलसिले में मेरा शहर जाना हुआ तो वहां मेरी मुलाकात पहली दफा रजिया से हुई, जिसे देखकर मैं पूरी तरह घायल हो गया। वह हमारे शहर वाले बगल के चौकीदार की बेटी थी, जिसे देखते ही मैं सब कुछ भूल गया था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें और कमर पर लहराते बाल मेरा चैन चुरा कर ले गए थे। जैसे ही मेरी गाड़ी बंगले के पार्क में रुकी तो वह सामने से चलती हुई आ रही थी। उसकी खूबसूरती ने सारे मंजर को धुंधला कर दिया था। गाड़ी से उतरते ही मेरी नजरें उसके रेशमी वजूद से चिपक गई थी और मैं पलके झुका कर भूल गया था। मेरे करीब आते ही उसने मुझे सलाम किया। उसके आवाज की चाशनी ने मेरे कानों में रस घोल दिया और मैं बेशुद्ध होकर उसे टोकने लगा। वह तो सलाम करके चली गई, लेकिन मेरा सुकून भी अपने साथ ले गई। मैं अपने ड्राइवर से पूछा कि यह कौन है, तो उसने बताया कि यह चौकीदार की बेटी है। मैं खोई खोई कदमों से बंगले में दाखिल हो गया, लेकिन जहां मैं उसके डर से छुप गई, कुछ देर मैं यहाँ से वहां टहल रहा, लेकिन रजिया का वजूद मेरे दिमाग से नहीं निकल ही पा रहा था। मैं बंगले में से निकलकर क्वा की तरफ बढ़ गया।
वह स्वेट क्वार्टर के बाहर वाले हिस्से में बैठी हुई गुनगुना रही थी। मुझे देखते ही खड़ी हो गई और पूछने लगी, बड़े साहब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? मुझे तो इसके दीदार की तमन्ना है। मैं गट गैस के आंखों में झांकने लगा तो बहुत ही मासूमियत और साफिया थी। उसका उलझा उलझा चेहरा बहुत ही सादा था। मुझे मेरा ड्राइवर उसका नाम बता चुका था, लेकिन मैं फिर भी बात करने के बहाने उसका नाम पूछ लिया तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, उसका नाम रजिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही। तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। मैंने फौरन ही रजिया की तारीफ की थी और उसके चेहरे पर खुशी छा गई। मेरे आगे वह बहुत ही कम उम्र और मासूम सी बच्ची थी, लेकिन दिल जब किसी के लिए धड़कने लगे तो फिर वह उम्र का लिहाज नहीं करता। मैं 60 साल का हो रहा था और वह महज 15 साल की एक बच्ची थी, लेकिन मेरी नज़र तो उसे किसी और की तरह ही देख रही थी और मैं उसके अंदर अपना जीवन साथी तलाश कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रजिया को अपनी जिंदगी में शामिल करके रहूंगा। मैं पहले ही नज़र में उसे अपना दिल हार बैठा और मेरी दौलत में इतनी ताकत थी कि मैं उसे हासिल कर लेता। तेजी से पलटकर बंगले के बाहर मौजूद चौकीदार के पास गया और उसे कहा कि वह कुछ देर में मेरे कमरे में चला आए। मेरी बात सुनकर चौकीदार परेशान हो गया। मैं उसे हक्का बक्का छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गया। तिजोरी खोलकर कुछ नोटों की गड्डियां निकालकर टेबल पर रख दी। कुछ ही देर में चौकीदार परेशान हाल में मेरे कमरे में आया तो मैंने नोटों की गड्डी की तरफ इशारा करके कहा कि यह सब तुम रख लो। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने उससे कहा कि बदले में तुमसे रिश्ता करना चाहता। चौकीदार को मेरी बात का मतलब समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने साफ लफ्जों में कहा कि मैं तुम्हारी बेटी रजिया को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसे गांव से ले जाकर वहां बहुत बड़ा रुतबा दे सकता हूँ। मैं अपने गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार हूँ और वह मेरी बीवी बनकर गांव की औरतों पर हुक्मरानी कर सकती है। चौकीदार ने बेचैनी से मेरी तरफ देखा। मैं बालों में चांदी उतार रही थी और मैं उसकी चांदी जैसी बेटी को अपनी बीवी बनाने की बात कर रहा था। चौकीदार ने मेरे आगे हाथ जोड़े और सोने के लिए कुछ मोहलत मांग ली थी। मैं जानता था कि इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं चौकीदार की आंखों में नोटों की चमक देख ली थी। रात गए एक चौकीदार की तरफ से हमें जवाब आ गया था और मैं अगले ही दिन को बुलाकर रजिया के साथ निगाह कर लिया था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। रजिया रुखसत होकर मेरे कमरे में आ बैठी थी और जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो खिलती हुई गुलाब की कली को देखकर मेरे वजूद में तबाही भर गई थी। सालों से मैं अपने जज्बात को दफन करता आया था और अब मेरी जिंदगी में वह वक्त आ गया था जब मैं अपने जज्बातों को मुकम्मल कर सकता था। जैसे ही मैं रजिया के करीब गया तो वह जोर जोर से रोने लगी। मुझे एहसास हुआ कि वह इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। मुझे उसके आंखों में आंसू देखकर बहुत ही तकलीफ हो रही थी। मैंने उसे चुप करवाने की कोशिश की तो उसने कहा कि वह इस रिश्ते को कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहती है। मैं तो पहले ही सालों से तड़पा हुआ था, इसलिए रजिया की खुशी के लिए मुझे कुछ दिन और तड़पना कबूल था। मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुछ दिन के लिए वक्त दे दिया कि वो खुद ही इस रिश्ते को कबूल कर ले। मैं रजिया को अपने साथ लेकर गाँव आया तो मेरी बड़ी सी हवेली और गांव देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने उसे अपनी तमाम जमीनें भी दिखाई। रजिया अपने साथ एक लकड़ी की संदूक लाई थी जिसमें उसे सीने से लगा रखा था। ऐसे लगता जैसे वह संदूक में उसका कोई बहुत ही खास खजाना है। उसने अपने संदूक को अलमारी के अंदर संभाल कर रख दिया। शहर से गांव का सफर करके हम दोनों बहुत ही थक चुके थे। मुझे लग रहा था कि रजिया आज की रात भी मेरे साथ नहीं सोएगी, लेकिन रात मुझे खुशगवार हैरत का सपना करना था। जब रजिया खुद ही दुल्हन की तरह तैयार हुई और एक गिलास में हल्दी वाला दूध लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, साहब आप यह दूध पी लीजिए, आपके अंदर ताकत आ जाएगी और मुझे आपके साथ वक्त गुजार कर खुशी मिलेगी। मैंने एक नज़र रजिया पर डाली जिसे देखकर मेरे होश गुम हो रहे थे। मैं खुशी खुशी रजिया के हाथ से दूध का गिलास लिया और सारा का सारा दूध पी लिया। मैं भी रजिया के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहता था और उसके लिए मुझे वाकई में ही ताकत की जरूरत थी। दूध पीने के बाद जैसे ही मैंने रजिया के करीब होने की कोशिश की तो वह शर्माने लगी और पीछे हट गई। दूध का गिलास उठाकर वह कहने लगी, मैं उसे रखकर अपना दूध पीकर आती हूँ। मैं अपना दूध फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। वह कमरे से निकल गई और मैं उसके इंतजार में बिस्तर पर लेटा ही था कि गहरी नींद की वादियों में उतर गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे वक्त गुजरता चला गया। मेरी आंख खुली तो सुबह के सूरज की किरण मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। रजिया मेरे बराबर में बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। मैं हैरान था कि मुझे इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। मैं रजिया से शर्मिंदा होकर नजरें चुरा गया कि मैं उसे रात को वक्त नहीं दे पाया था, लेकिन रजिया ने मुझे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वह तो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। मैं जमीनों पर निकल गया था और रजिया हवेली में मुस्लिमों के साथ मशरूफ हो गई थी। रजिया दहेज में एक छोटा सा संदूक लेकर आई थी और वह बहुत ज्यादा वक्त संदूक के साथ गुजारती थी। कई दफा मैंने उसे जानने की कोशिश भी की कि वह संदूक में क्या लाई है, लेकिन हर दफा वह कहती कि उसके बचपन की कुछ यादें हैं।
गांव वालों भी मेरी शादी का सुनकर बहुत खुश थे और वह गांव में जश्न मनाना चाहते थे, इसलिए अगली रात गांव में शादी का जश्न रखा गया। सारा ही गांव रजिया से मिलने के लिए हवेली चला आया। जो भी रजिया को देखता मेरी किस्मत पर हैरान रह जाता। रजिया की खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था कि किस्मत की देवी अचानक ही मुझ पर मेहरबान हो गई थी। बस मुझे अब रजिया के साथ वक्त गुजारना था। मैं चाहता था कि मेरे मरने से पहले मेरी औलाद इस दुनिया में आ जाए, ताकि मेरी बात की मेरे नाम जिंदा रहे। जाते से पारिक होने के बाद और जब मैं हवेली पहुंचा तो रजिया पहले ही सो चुकी थी। मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे, इसलिए मैंने उसे जगाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसने बुरी तरह मेरा हाथ झटक दिया और चीखने लगी। शायद वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी और बहुत ही गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और खुद भी सोने के लिए लेट गया। मैं सारी रात करवटें बदलता रहा, लेकिन मुझे सुकून आया। मेरी और रजिया की शादी को 1 हफ्ता होने वाला था। अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई सौदाबाजी ताल्लुक कायम ना हुआ था। सारा दिन मैं यूं ही जमीन पर घूमता रहा, लेकिन मेरा सारा जहन रजिया की तरफ था। मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई थी, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ रजिया ही कर सकती थी। रात में हवेली आए तो रजिया से कहा कि अब मैं उसकी गुर्बत चाहती हूँ और उसे दूर रहना मेरे लिए मुमकिन है। रजिया मुस्कुरा कर कहने लगी कि वह भी मेरा एक साथ यही चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे ताकत की जरूरत है, इसलिए मेरे लिए हल्दी वाला दूध बहुत जरूरी है। मैं मुस्कुरा कर कहने लगा कि तुम्हारे हाथों से तो मुझे जहर भी कबूल है। हल्दी वाला दूध पीकर तो मुझे खुशी होगी। रजिया खुश हो गई और अपने हाथों से मेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। मैं दूध पीकर लेटा ही था कि मेरी आंखें खुद ब खुद से बात करते करते ही गहरी नींद में चला गया। सुबह मेरी आंख खुली तो रजिया बहुत ही खुश हवास तैयार बैठी थी, मेरी तरफ ही देख रही थी। मुझे जागता हुआ देखकर मुस्कुरा कर कहने लगी कि साहब, आप तो बड़े ही कमजोर, बात करते करते ही सो जाते हैं। आपको तो रोज ही हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। रजिया की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी ज्यादा गहरी नींद क्यों आ रही थी। मेरे दिल में अजीब एक शक पैदा हो गया था। अब मुझे लग रहा था कि हल्दी वाला दूध पीने से ही मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं जब सोकर उठता तो मुझे बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होता, जबकि रजिया बिल्कुल तरोताजा होती थी। ऐसा लगता जैसे मेरे जिस्म का हर हिस्सा तकलीफ में हो। मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता था, जबकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। मैंने हमेशा से ही गांव की ताज़ा और खास चीजें खाई थी, इसलिए मेरा जिस्म बहुत ही ताकतवर था। अगले दिन मैंने रात को हल्दी वाला दूध पीने की बजाय उसे चुपके से जाया कर दिया और रजिया को खबर भी ना होने दी और खुद गहरी नींद में सोने का नाटक करने लेट गई। मुझे लेटे ज्यादा देर ना गुजरी थी कि मैंने देखा कि रजिया ने अलमारी से अपना संदूक निकाला और वह नीचे जमीन पर बैठ गई। और यह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि उसके संदूक में तो बहुत सारी किताबें भरी हुई थी, जिसे फैलाकर वह पढ़ाई करने में मशरूम हो गई थी। साथ ही साथ वह अपने आप से बातें भी कर रही थी। वह गुस्से भरे अंदाज से कह रही थी कि जो कोई भी मेरे और मेरे तालीम के बीच में आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और हर सूरत में डॉक्टर बनकर रहूंगी। एक 60 साल के बूढ़े की बीवी बनकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। वह जुल्म अंदाज में अपने आप से बातें कर रही थी, पर भी कह रही थी। अपनी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी। वह तो मेरी जान लेने के दर पर थी। मैं उठकर बैठ गया। मुझे जागता देखकर रजिया हैरान रह गई थी। मैंने उससे पूछा, ये सब तुम क्या कर रही हो? वह गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हारे गुलाम नहीं हूँ। मुझे तुम पैसों की वजह से खरीद लाए हो तो उसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर हुक्मबाजी करोगे और जबरदस्ती मुझसे ताल्लुक बनाओगे। राजा बिल्कुल बागी हो गई थी और ऐसा लगा कि ही नहीं था कि वह एक मासूम सी 15 साल की लड़की हो। वह कह रही थी कि डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी जिंदगी में जाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए अब वह मेरी जान लेना चाहती है। उसे मेरी दौलत और मेरी मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना था और तालीम हासिल करके डॉक्टर बनना था। मुझे उस मासूम से हमदर्दी हो रही थी और अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी। यह मैंने उसके साथ और जज्बातों की परवाह किए बगैर ही उसे पैसों के दम पर अपनी बीवी बना लिया था। मैंने रजिया से कहा कि अगर तुम डॉक्टर बनना चाहती हो तो यह बात मुझे खुद भी बता सकती थी। मैं तुम्हारी पढ़ाई कर कभी पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन इस तरह मुझे मारकर तो तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। मेरी बात सुनकर रजिया खामोश हो गई थी। शायद उसने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वह एक 15 साल की जज्बाती सी लड़की थी, जिसे जज्बात में आकर कुछ गलत कदम उठा लिए थे। रजिया के मैंने मोहब्बत से अपने पास बिठाया और उससे वादा किया कि मैं उसकी पढ़ाई पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा और ना ही इसके साथ जबरदस्ती कोई ताल्लुक कायम करने की कोशिश करूंगा, बल्कि मैं उसका पूरा ध्यान दूंगा और उसे डॉक्टर बनने में मदद करूंगा। मैं जानता था
कि एक औरत का डॉक्टर बनना कितना ज़रूरी है, क्योंकि गांव में कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी और इसी वजह से कई औरतें बीमार भी मुफ्त लाइजाल होकर मौत की दहलीज पर पहुंच रही थी। मेरी बात सुनकर रजिया हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इस तरह उसका साथ निभाऊंगा। वह पूछ रही थी कि क्या मैं उसके साथ जबरदस्ती ताल्लुक नहीं करूंगा। मैं मुस्कुराकर जवाब दिया कि कभी भी नहीं। जब तक वह राजी नहीं होगी मैं कभी उसके करीब होने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं गांव में पैदा होने वाला जमींदार जरूर था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही औरतों की इज्जत करना सिखाया था। मैंने अपनी आधी जिंदगी अपनी माँ की खिदमत पर अपने जज्बातों को दफन करके गुजार दी थी, और मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत रजिया की खातिर इसी तरह गुजार सकता था। रजिया को मैं दोबारा सहल ले आया था और उसका एडमिशन बड़े स्कूल में करवा दिया था। मैं चाहता था कि वह एक बड़ी डॉक्टर बनकर मेरा भी नाम रोशन करे और गांव के लोगों की भी मुश्किलें हल करे। मेरी मोहब्बत और मकलूल के रजिया को मेरी मोहब्बत में तुम मतला पर कर दिया था। उसको खुद ही मेरे करीब चली आई थी। मेरी मोहब्बत सच्ची थी और मैं रजिया का दिल अपनी मोहब्बत से जीत लिया था। और जब उसने मुझसे मोहब्बत हुई तो उम्र का वो फर्क जिसे मोहब्बत में बुला दिया था वह उसके लिए भी बेईमानी हो गया था। अगर मैं रजिया के बावजूद को जबरदस्ती पाने की कोशिश करता तो शायद उसकी मजबूत पर हासिल कर लेता, लेकिन उसके दिल पर हासिल नहीं कर पाता। इसलिए मैंने उसका दिल जीत लिया और उसे अपना वजूद खुद ही मेरे हवाले कर दिया। हर औरत अपने मोहब्बत और इज्जत को इंतहा होती है। अगर आप उसे मोहब्बत और इज्जत से अपनी जिंदगी में मुकाम देते हैं तो वह आपके लिए अपनी जान पर कुर्बान कर सकती है। और रजिया ने इस बात को सच साबित कर दिखाया था। कुछ सालों में डॉक्टर बनकर मेरे साथ गाँव में आ गई और उसने गाँव में एक छोटा अस्पताल बना लिया था। उसकी मोहब्बत में मेरे अंदर जिंदगी भर दी थी और मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश हो गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताएं आपको स्टोरीज कैसे लगती हैं, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी।